हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी कॉर्नर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट 9। और आज इस पार्ट में हम लोग जानेंगे एरिया वेक्टर के बारे में, जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जानेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर। और अगर टाइम बची तो हम आज तो कोशिश करेंगे कि गॉस लॉ को भी खत्म किया जाए। दोस्तों पहले मैं एक बात आपको बता दूं, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार की शुल्क की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है ये। और ये आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट 9। और आज हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश। अगर हम लोग उसको क्षेत्रफल सदिश, इसको कहा जाता है एरिया वेक्टर, है ना, क्षेत्रफल सदिश। दोस्तों बहुत सारे बुक में ऐसा भी लिखा है कि जो एरिया है उसको एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया गया, लेकिन रियलिटी ये है कि जो एरिया जो होती है दोस्तों वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों क्या होती है कि वे क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है वो वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या अब ये प्रश्न बनती है, क्या एरिया में दिशा और परिमाण दोनों हैं, है ना? तो क्योंकि बहुत सारे बुक में देखेंगे कि इसको क्या किया है, स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया गया, जबकि है ये एक सदिश राशि एरिया वेक्टर। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप सभी देख रहे हैं, अगर ये मान लो सपोज करो मेरे पास एक प्लेन है, सरफेस है ना। अब ये इसकी एल हो गई और ये बी हो गई, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी। अब एरिया निकालेंगे, सिंपल सा बात है। अगर हमको इसकी एरिया निकालनी है तो क्या करेंगे, एल इंटू बी कर देंगे। अब एल इंटू बी कर देंगे तो ये एरिया किस डायरेक्शन में, तो एरिया देखिए दोस्तों, ये एल हो गई, ये बी हो गई, एरिया इधर है ऊपर की डायरेक्शन में। ये देखते हैं एल हो गई, ये मेरी बी हो गई, और एरिया मेरा कहाँ, ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये इसकी डायरेक्शन हम लोग 3D में पढ़े होंगे, आप लोग है ना, वेक्टर में पढ़े होंगे, है ना। दोनों ये देखिए, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये एल का और ये बी का, दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन का, ये कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर इसका परपेंडिकुलर खींचा जाएगा। तो ये एरिया हो गया ये डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो बाहर की ओर जो तीर खींचा गया, बाहर की ओर जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो एरो खींचा जा रहा वो हमारा एरिया। तो अब प्रश्न बनती क्या, सर नीचे की ओर भी तो एरिया बने? बिल्कुल बने मेरे भाई, नीचे की ओर हो जाएगी तो नेगेटिव काउंट होगा। अगर हम ये जेड कंपोनेंट के पॉजिटिव माने तो ये जो कंपोनेंट होगा मेरे भाई ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। जेड कंपोनेंट ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये एल हो गई, ये बी हो गई। और क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े थे क्या, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की हमको डायरेक्शन निकालनी किसी भी वेक्टर की तो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एल और बी का जो परपेंडिकुलर है मेरे भाई, एल और बी का परपेंडिकुलर इस कॉर्नर पर मिल रही है, तो ये हो गई इसकी, है ना, ये डायरेक्शन हो गई एरिया वेक्टर का, है ना। तो हम लोग इसको एक थोड़ा सा, है ना, एग्जाम्पल, है ना, की ओर समझते हैं। सबसे पहले, है ना, एरिया देखते हैं क्या है। सपोज करो मेरे भाई, है ना, ये मेरी 3D कोऑर्डिनेट है। अब हम लोग यहां देखते हैं, है ना, ये मैंने इसको मान लिया x, ये मैंने इसको मान लिया y, और ये मेरी हो गया z कंपोनेंट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्लेन को कंसीडर करते हैं, है ना। सपोज कीजिए x डायरेक्शन में, यहाँ से, है ना, ये हो गई, है ना। अब हमको इसकी एरिया है ना, अब ये x डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन में अगर मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ना, ये x डायरेक्शन में अगर ये मेरा 4i हो, और अगर ये मेरे y डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन में ये मेरा है ना, सॉरी x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन में, और ये मेरी अगर ये हो जाए 3j हो जाए, ये 3j हो जाए, है ना। तो अब देखते हैं कि इसकी एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम लोग करते हैं, सॉरी थोड़ा फिगर तेहात बन गई है ना, मैं इसको, तो हम लोगों ने दो प्रकार के प्रोडक्ट पढ़े थे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था भाई मेरे, एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। अब हम दोनों प्रोडक्ट से इसका क्या करेंगे, एरिया निकाल के देखते हैं कि आखिर है क्या। पहले इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में एरिया वेक्टर का मैं डेफिनेशन भी दूंगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने हैं। दो प्रकार का प्रोडक्ट पढ़े थे, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अगर ये मेरी x डायरेक्शन होगी, यानी मेरी एल जो है x डायरेक्शन में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये क्या हो गया 4i, है ना, और ये मेरी b हो गई, b बराबर मेरी कितना हो गई 3j। अब क्या होता है भाई मेरे, हमको इसकी एरिया निकालनी है।
तो एरिया निकालते चलिए, दोनों प्रोडक्ट है ना, एरिया बराबर क्या होता है, एल क्रॉस बी, हम लोगों ने पढ़ा था एल क्रॉस बी। अब आते हैं क्या होती है, अब देखिए एल की वैल्यू बिठाते हैं तो 4i और बी की वैल्यू बिठाते हैं मेरे दो भाई, तो ये कितनी होती है 3j होती है बी की वैल्यू। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 12 और i क्रॉस j, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को हमने 11th में बताया था, i ये क्या हो गया j हो गया और ये मेरी क्या हो गई k हो गई है ना। अब देखिए क्या होती है ना, i क्रॉस j, i को हम जब j से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, i का मल्टीप्लिकेशन हम j से कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रही है k आ रही है, तो i को जब j से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ गई k आ गई। तो दोस्तों एक चीज देखिए, ये 12 क्या है, या मैग्नीट्यूड दे रहा है, k क्या दिखा रहा है, इसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी एरिया में क्या है ना, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा क्या है एरिया लेते हैं, अभी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग लेते हैं एल इंटू बी, चलिए एल इंटू बी लेते हैं, ठीक है। तो एल इंटू बी हो गया, एल की वैल्यू देखते हैं दोस्तों, एल की वैल्यू कितनी होगी, ये एल मेरी होगी लेंथ है ना, तो इसकी वैल्यू होगी 4i है ना। बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी डॉट 3j। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 12 और क्या हो गया i इंटू जे। अच्छा दोस्तों एक बात पढ़े थे हम लोग, a डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ये हम लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा था। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पर रख दें i और डॉट j रख दें तो ये होगा i है ना, मोड ऑफ i है ना, वही हो जाएगी मोड ऑफ j है ना, और क्या आ जाएगा कॉस, और i और j के बीच देखिए ये i कोऑर्डिनेट है और ये मेरी j कोऑर्डिनेट है ना, तो i और j के बीच दोस्तों देखते कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, जैसा सोचिएगा है ना कॉस 90। अच्छा कॉस 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 0। एक बात बताइए, अगर हम स्केलर प्रोडक्ट हम लोग लिए, अगर इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किए तो हमारी टोटल एरिया कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना, इसमें 0 आ रही है ना 0, जबकि ऐसा नहीं, इसकी अपनी एक एरिया है। तो एरिया वेक्टर है ना, तो क्या होती है इसकी डायरेक्शन, के डायरेक्शन में के पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है और के नेगेटिव की तरफ भी हो सकता है। जैसे मैंने क्या बताया था इसमें है ना, कि ये L है ये B है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की ओर भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है, और ये क्या हो सकती है नीचे की डायरेक्शन में, अगर नीचे की ओर होगी तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर की ओर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब प्रश्न बनती है ना, यहाँ तक आप लोग है ना, मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब ये प्रश्न बनती है कि सर एरिया वेक्टर का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, है ना। तो एरिया वेक्टर का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसकी एरिया वेक्टर का डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, इसका डेफिनेशन होता है किसी पृष्ठ से, जैसा सोचिएगा है ना, सपोज कीजिए ये मेरी है ना, ये मेरी पृष्ठ है, ये मेरी सरफेस है, जिसकी डेफिनेशन हिंदी वाले पर नोट करेंगे, किसी पृष्ठ से है ना, किसी पृष्ठ से बाहर की ओर लंबवत दिशा में, अब बाहर की ओर इधर नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, बाहर की ओर लंबवत दिशा में खींचा गया तीर सदिश यानी क्षेत्रफल सदिश होता है, एरिया वेक्टर होता है। मैंने क्या बोला, किसी क्षेत्र से बाहर की ओर लंबवत दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खींचा गया सदिश एरिया वेक्टर होता है। मैंने क्या बोला, ए लाइन इन द डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस आर कॉल्ड एरिया वेक्टर। क्या बोला, ए लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस आर कॉल्ड एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर का डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं क्या होती है। तो दोस्तों एक बात देखते हैं, सपोज कीजिए ये हमारा कोई एरिया है। अब इस एरिया को, इसमें हम एक छोटी सी एरिया कंसीडर करते हैं ds है ना, यहाँ से, और हमने क्या बताया था बाहर की ओर आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, या फिर इसको ऐसे कहते हैं पूरे को ds मान लेते हैं। तो ये यहाँ से ये है ना, ये मेरा कोई सरफेस है जिसकी एरिया कितनी ds है। अब हमने यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी क्या होगा दोनों के परपेंडिकुलर x और y कोऑर्डिनेट, यहाँ से ये इस कोऑर्डिनेट से यहाँ से z से निकलेगा है ना। तो अब आते हैं क्या, ये हो गई। अब हमारा ये एरिया वेक्टर हो गया ds, इसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, एन कैप से दिखाते हैं। एन कैप ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। दोस्तों जैसा याद कीजिएगा है ना, हम लोग ये पढ़े हैं ए कैप, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वेक्टर ए है ना, सॉरी वेक्टर ए और मोड ऑफ ए पढ़े होंगे ना, वेक्टर ए और मोड ऑफ ए। इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं है ना, अब ये क्या है, एन कैप क्या है,
ये डी इसी का यूनिट वेक्टर है, ये जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है उसकी डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या, एन कैप यहाँ पर लगाते हैं अगर, तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं डी एस वेक्टर, और हम लोग क्या करते हैं मोड ऑफ डी एस। तो मोड ऑफ डी एस का मोड क्या करते हैं, डी एस हो गई। चलिए बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आती है, देखिए दोस्तों एक काम करते हैं इसको इधर, है ना। तो क्या हो गया हमारे पास, डी एस बराबर क्या हो गया, एन कैप और क्या हो गया, डी एस। ये हमारी एरिया वेक्टर की होगी। तो मैंने क्या बोला, किसी पृष्ठ से बाहर की दिशा में खींचा गया जो तीर होता है या लंब होता है, वो क्या करता है, उसकी एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंटेट करता है। ए लाइन इन द डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस आर कॉल्ड एरिया वेक्टर, है ना। तो क्या होता है, अब हम लोग को यहाँ स्पष्ट हो गई कि एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर ये थ्री डायमेंशनल फिगर होती तो इसकी एरिया, अगर मान लेते तो अगर इधर से आ रही है तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एरिया वेक्टर हो जाएगी, इधर ये एरिया। अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो इधर एरिया वेक्टर हो जाएगी, इधर एरिया वेक्टर। इस डायरेक्शन की बात करें तो इधर एरिया वेक्टर हो जाएगी, इधर एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने जो डेफिनेशन बोला वो लिख के फिर ये और ये लिखेंगे, और ये आज से आप लोग जानेंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। तो एक बात सोचिए दोस्तों, है ना, सपोज कीजिए, है ना, कि ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, जैसा ध्यान दीजिएगा इसको, इसके उस पहले भी समझना, फिर बाद में इसकी मैं डेफिनेशन अभी बताऊंगा, आप लोग नोट कर लेंगे। तो मैं ये क्या करता हूं, ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ज्यादा सोचेंगे, ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी जा रही है। अभी विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब इसमें हम एक सरफेस, क्लोज सरफेस बनाते हैं, बंद पृष्ठ बनाते हैं, और देखते हैं कि उस पृष्ठ से होकर कितनी रेखाएं गुजर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सरफेस बनाते हैं। ये लो दोस्तों मैंने एक बना दिया क्लोज सरफेस, और ये हो गया ना। तो ये जो पृष्ठ देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पृष्ठ बन रही है ना, जो भी है ए बी सी डी आप नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो सरफेस बन रही है, आप यहाँ देख रहे हैं रेक्टेंगल बन रही है, इस सरफेस से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, जो जितनी लाइन पार हो रही है वही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो ये देखिए ये लाइन, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गिनती नहीं आएगी ना, नीचे वाला लाइन है, क्योंकि वो इस पृष्ठ से, इस सरफेस से होकर, इस पृष्ठ से होकर वो पार नहीं कर रही है, वो पास नहीं हो रही इस पृष्ठ से होकर, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंसीडर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहने का मतलब, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है कोई, है ना, इसमें जितनी लाइनें इसमें एंटर करेगी, जो लाइन इसमें एंटर करेगी, वो सारे लाइन जो भी इस लाइन से इंटर करेगी, वो सारे लाइन जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से पास होने से, क्लोज सरफेस से। तो सपोज कर दोस्तों, है ना, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी बंद पृष्ठ से होकर, जैसे ध्यान से सुनेंगे, किसी बंद पृष्ठ से होकर या किसी पृष्ठ से होकर, बहुत सारे विद्वानों ने किसी पृष्ठ से होकर लिखा, बहुत सारे विद्वानों ने, ग्रेट मास्टरों ने यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर लिखा। तो अलग अलग है ना विद्वानों ने, जैसे आप जो लिखना, पृष्ठ लिखना, बंद पृष्ठ से हमें कोई मतलब नहीं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, आप डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली क्या, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू ए सरफेस और क्लोज सरफेस, है ना, या तो सरफेस होगा या फिर आइदर फिर क्लोज सरफेस हो गया। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू सरफेस और क्लोज सरफेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई। कुछ विद्वानों ने इसके लिए फाई लिखा, कुछ विद्वानों ने इसके फाई से भी सूचित किया जाता है, और इसको कुछ विद्वानों ने क्या लिखा, इसको फाई ई बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो मैंने क्या बोला कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए
सपोज करते हैं, है ना। अब जैसे देखो ये पृष्ठ है मेरी, है ना। अब इस पृष्ठ को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये पृष्ठ है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतनी लाइन पार हो रही है। अब हम इस पृष्ठ को क्या किए, घुमाते गए, है ना, घुमाते गए। अब देखिए ये मेरी पृष्ठ है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये मेरी पृष्ठ है ना, और ये देखते हैं ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के बीच कितना है, कोई ना कोई एंगल बना, जैसे जैसे टर्न करेगी एंगल बनेगी, है ना, कुछ ना कुछ एंगल बनेगी। तो सपोज कीजिए कि मैं एक यहाँ सरफेस लेता हूँ और ये मेरा एक सरफेस हो गई, है ना। मैंने यहाँ पर एक क्या लिया, सरफेस लिया, और सरफेस लिया तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस सरफेस में छोटा सा सरफेस ds कंसीडर करते हैं। अब इसकी, है ना, अब इसकी जो एरिया वेक्टर होगी, एरिया वेक्टर किधर होगी, एरिया वेक्टर मेरी ये हो गई ds, है ना। और ये कितना एंगल बनाया, ये E के साथ, मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रही है उसके साथ ये कितना कोण बनाया, थीटा कोण बनाया, है ना। उसके साथ ये थीटा, जैसे जैसे सरफेस को टर्न करेंगे तो एंगल कुछ ना कुछ सरफेस उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो क्या करेगा, बनाएगा। तो वो कितना कोण बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कितना कोण बनाया, वो थीटा कोण बनाया। तो अब देखिए ये छोटे से सरफेस लिए, तो दोस्तों छोटा सा सरफेस है तो छोटे से सरफेस से होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जैसा ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अब क्या होगा, ये फिगर है, आप चाहे तो इस फिगर को छोड़े, ये फिगर रहने देंगे और बाकी वो जो डेफिनेशन हमने बताया वो नोट कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा तो फाई बराबर क्या होगा, E डॉट ds, है ना, E डॉट ds, है ना, E डॉट, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट में दोस्तों पढ़े हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े हैं जैसा कि a डॉट b बराबर ab cos थीटा, ये हम लोगों ने, सब लोगों ने, अपन लोगों ने पढ़ के रखा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, d फाई E डॉट ds। अब देखते हैं E डॉट ds, तो देखते हैं क्या होता है, E ds और क्या होगा मेरा cos थीटा, या मोड ऑफ E मोड ऑफ ds cos थीटा। थीटा क्या है, तो देखेंगे थीटा किसका, E और ds, है ना। थीटा एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds, E और ds के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा। अब ये हो गया छोटे से एरिया से। अब हमको क्या करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए दोस्तों इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डी फाई, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पर एक क्लोज सरफेस है दोस्तों, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, क्लोज इंटीग्रल देंगे और क्या देंगे, ई ds और क्या देंगे, cos थीटा। फाई का डी फाई का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं, फाई हो जाएगी, और ये हमारे पास बचा ई ds और क्या बचा, cos थीटा। तो सबसे पहले इसका हम लोग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये हो गया, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी SI यूनिट देखते हैं, है ना, SI यूनिट देखते हैं। और SI यूनिट देखते थोड़ा सा मैं ऊपर मिटाना चाहूंगा, है ना। जब भी एग्जाम में लिखे कम से कम ये फिगर बनाएंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद ये फिगर, उसके बाद ये एक्सप्रेशन आप लोग नोट कर देंगे। इसकी SI यूनिट जानने की कोशिश करते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों आप सभी जानते हैं E, है ना। E बराबर आप सभी लोगों ने पढ़ा, E बराबर क्या पढ़ा, F अपॉन Q नॉट, है ना। तो यह Q भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं चलेगी। तो E का SI यूनिट देखे तो E का SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन हो जाएगी। Q नॉट यानी कूलम हो जाएगी, है ना। और ये क्या, ds क्या है, एक एरिया है, भले छोटा है लेकिन वो एरिया है, और एरिया कोई भी हो वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कुछ बुक में देखिएगा, है ना, कभी कभी एग्जाम में आपको हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आ जाए, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये पढ़ के गए और आपका कोई यूनिट कुछ दूसरा भी दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये भी होती है, कहीं माइनस भी देखिएगा, कुछ बुक में माइनस नहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं, dB अपॉन dr भी होती है। तो यहाँ से भी आपको, यहाँ से भी आप यूनिट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dB, एक ऐसा भी कर सकते हैं। न्यूटन मीटर को अगर हम लोग लेंगे, न्यूटन मीटर को आप लोग जूल भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ आप ये सकते हैं जूल मीटर पर कूलम भी हो सकती है इसकी SI यूनिट, और भी हो सकती है इसकी SI यूनिट। क्या हो सकती है, एक हो सकता है जूल मीटर पर कूलम, क्योंकि न्यूटन मीटर को अलग कर दे तो जूल मीटर पर कूलम। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब देखते दोस्तों SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखते क्या होता है, dV। ये क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है ना। तो वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर dr मतलब डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, मीटर हो गया। E का हो गया ds,
ds का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ये और ये गई भैंस पानी में, अपन के पास क्या बच गई, वोल्ट मीटर, है ना। ये हमारी क्या हो गई, SI यूनिट हो गई। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं इसकी क्या होती है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, EF लिख देते हैं, आप लोग समझ आए, ई फ्लक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखते दोस्तों, है ना, सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ से बनाना चाहें तो न्यूटन का क्या होती है, m/L (T⁻⁻²) और कूलम का हो गया AT या फिर IT, है ना। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, है ना, आप डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप याद रखें। कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, मुश्किल से हमको लगता है 20-30 अगर डायमेंशनल फार्मूला हमको याद हो तो मैं बाकी सारे को मैं बना सकता हूँ, है ना। 20-30 में 15-20 से अगर हम याद कर जाएं तो बाकी सारे बना सकते हैं। मैं आगे कोई वीडियो में उसके बारे में चर्चा जरूर करूँगा, आप लोग देखेंगे। तो अब ये हो गया, क्या हो गया, ये इसका हो गया, है ना, न्यूटन पर किलोमीटर। मीटर स्क्वायर यानी क्या हो गया, एरिया होती है, एरिया में L/L यानी L² L⁻² हो गई। तो अब हमारे पास बचती क्या मेरे भाई, मेरे पास बची m और 2 और L⁻1 L⁻3 होगी, ये पावर 1 ऊपर जाती तो T⁻³ हो जाती है, a पर है पावर तो a की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला हो गई। लेकिन इसकी देखिएगा SI यूनिट में वेरिंग करेगा, कहीं कहीं देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी सही होगा, और वोल्ट मीटर ये भी सही होगा। कभी कभी आपको क्या कर सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये डाल सकता है। देखिए अब देखिए, अगर एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव दे दिया, ये दे दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 2 नंबर ऑप्शन में आपको दे दिया वोल्ट मीटर, और 3 नंबर ऑप्शन में दे दिया जूल मीटर पर कूलम, और 4 नंबर ऑप्शन में दिया ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी सही है, सभी सही है। अब देखिए आपको है ना आश्चर्य लगेगा कि है ना, कोई एक को मार दूं मैं, एक को मैं सही करूं, जबकि मेरे भाई यहाँ दोनों, यहाँ सारे के सारे सही है। क्यों, अगर हम 1 मीटर इसको दे दें तो ये क्या होगा, न्यूटन मीटर, और क्या बची हमारे पास, मीटर और पर कूलम। और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, F इंटू वर्क होती है, F/S, फोर्स इंटू, तो जूल कहते हैं। तो ये हमारा है ना। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसी आ सकती है, आपको वो घुमा सकता है, तो यहाँ ऑल ऑफ दिस सभी सही होगा। इस प्रकार के बातों पर भी आप विचार कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे सभी सही को हम लोग वहाँ पर टिक आउट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था, जैसा ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर है ना, और एक बात ये नोट कीजिएगा, है ना, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, एक स्केलर अदिश राशि है। अब आप लोग को हमने ये बताया था कि ये ऐसे अभी एक सरफेस लिया था, यहाँ था मेरा E वेक्टर था, और ये मेरी थी क्या थी, DS थी, और यहाँ दोनों के बीच जो एंगल बन रहा था वो थीटा बन रहा था। अब देखते हैं स्पेशल केस, देखते हैं स्पेशल केस, है ना, स्पेशल केस थोड़ा बड़ा में लिख देता हूं ताकि ना, स्पेशल केस, है ना। अब देखते हैं पहला केस 1 में देखते हैं, केस 1, अगर ये थीटा व्हेन, जब थीटा का जो वैल्यू है 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि 90 से छोटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी मेरे भाई। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, ये सब पॉजिटिव होता है। यानी इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर पॉजिटिव, विद्युत फ्लक्स, है ना, मैंने क्या बोला, विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी 0 से लेकर 90 तक, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर पॉजिटिव। केस 2 देख लेते भाई मेरे, केस 2 देखते हैं, व्हेन, है ना, व्हेन, जब। अब देखते हैं केस 2 में क्या देखते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये इधर आ जाए, वो इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए तो क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए तो क्या हो जाएगी। अब देखते हैं हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ 90 डिग्री बिठाते हैं, A.B, है ना, तो क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई के बारे में पढ़े थे, E ds
और cos 90 डिग्री, यानी जीरो, कोई फ्लक्स नहीं बनेगी। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करेगी तो इस सरफेस में किसी भी प्रकार का वो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। केस थर्ड देखते हैं मेरे भाई, केस थर्ड में देखते हैं व्हेन, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, 90 से बड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, 90 से बड़ा 180 तक चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। और 90 से बड़ा हो जाए तो किस क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी भैया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी तो क्या हो जाएगी, बोल, नेगेटिव होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि ये साइन और कॉसेक यहाँ पर पॉजिटिव होता है, बाकी सारे वैल्यू नेगेटिव होता है मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ आप लोग लिख लेंगे, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, है ना, विद्युत फ्लक्स है ना ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर नेगेटिव। अच्छा, एक बात और देखिएगा, मैं आपको बता दूं, है ना, अगर किसी पृष्ठ, ये पहले आप लोग नोट कर लेंगे, है ना, जो भी है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे भी लेंगे नोट कर लेंगे। डेफिनेशन में बोल दिया, आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि उतना लिखना पॉसिबल, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप बोलेंगे तो मैं लिख भी दूंगा, लेकिन ये इससे वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। आप एक बात देखिएगा, अगर ये मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हुई, बाहर जा रही है दोस्त, तो बाहर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और अगर इसी सरफेस की ओर अंदर की ओर आ रही है, अगर उधर से अंदर की ओर आ रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव काउंट करेंगे। बाहर जाना पॉजिटिव, अंदर आना नेगेटिव काउंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो ये थी आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।